नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान की हेकड़ी महज कुछ ही दिनों के भीतर हवा हो गई। मुल्क में आटे के लिए छिड़ी जंग के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत से 3 युद्ध लड़ने के बाद पाकिस्तान सबक सीख चुका है और वो भारत से बातचीत करना चाहता है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि गोली और बोली एक साथ कैसे संभव है? यानी पाकिस्तान अगर आतंक का रास्ता नहीं छोड़ता तो किस मुंह से भारत के साथ बातचीत की पेशकश करेगा? दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान को पता चला आटे दाल का भाव। भीख मांग रहा पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा। प्रधानमंत्री शहबाज ने कहा, भारत से 3 युद्ध में पाकिस्तान ने सीखा सबक। दाल और आटा जैसी रोजमर्रा की जरूरतों से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जल्द ही समझ आ गया कि भारत से भिड़ोगे तो अपनी ही मौत मरोगे। शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में ये कबूल किया है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से लड़े गए 3 युद्धों से बड़ा सबक लिया है। शहबाज ने अल अरबिया टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना है। India is a neighbor country. We are neighbors, and let's be very blunt. Even if we are not we are not neighbors by choice, but we are there forever, and it is up to us to live peacefully and progress, or quarrel with each other and waste time and resources. That's up to us. Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, 2 nations, poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a lower level of satisfaction. We have learnt our lesson, and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. Yes. Now this is very important, أختي. هذا نقطة مهمة جدا. صحيح. ضروري يعني. So my message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks to resolve our burning issues. पीओके में महंगाई के खिलाफ लोग अपनी ही सरकार को कोस रहे। बलूचिस्तान में आटे के ट्रक को लूटने की होड़ लगी। आटे की लूट को रोकने के लिए गोलियां चल रही हैं और जब पाकिस्तानी दाने दाने के लिए मोहताज हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब से भीख मांगने की कहानी सरेआम बता रहे हैं। आपसे बेहतर इस 75 साल की तारीख को कोई नहीं जानता कि किस तरह हमने मिनातुल कौम, मुझ समेत, हमने अपने वसाइल बर्बाद किए, अपना वक्त बर्बाद किया, शोरिश, शोर होगा, प्रोटेस्ट, एजिटेशंस। ये 75 साल की पाकिस्तान की तारीख है और हमारे आपके बुजुर्गों ने एक अपना खून का नजराना देकर पाकिस्तान हासिल किया और 16 दिसंबर को वो पाकिस्तान कायद का 2 लख्त हो गया। आज बांग्लादेश कहां पर है, हम कहां पर हैं?
नमक रोटी खाकर भी न्यूक्लियर बम बनाने की बात करने वाला पाकिस्तान अब इस हालत में आ पहुंचा है, जहां 160 रुपए किलो मिलने वाला आटा आम जनता की पहुंच से दूर होता जा रहा है। वहीं महंगाई जले पर और नमक छिड़क रही है और नमक 60 रुपए किलो मिल रहा है। वहीं जानकारों का भी ये मानना है कि पाकिस्तान अपनी आतंक की बोई हुई फसल को काट रहा है। देखिए, अगर आप इस समय पर पाकिस्तान की हालत देखेंगे तो 3 प्रकार के प्रॉब्लम एक साथ चल रहे हैं। सबसे पहले वो काफी सालों से इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं पाकिस्तान के, जिसके कि जो जैसे बलूचिस्तान में लिबरेशन मूवमेंट चल रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भिड़ रहे हैं पाकिस्तान की सरकार के साथ, और तीसरा जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जिस प्रकार से वो ऑपरेशंस कर रहे हैं पाकिस्तानी मिलिट्री और पुलिस फोर्सेस के विरुद्ध फतह में, जो पहले फतह की टेरिटरी थी। तो एक तो ये चल रहा है। दूसरा, उनकी इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है। उनकी पॉलिसीज इतनी गंदी रही हैं तो इकोनॉमिक नीचे चलती गई। और दूसरा कारण ये हुआ कि टेररिज्म उसको और नीचे करवा देता है। उसके बाद 2 साल कोविड हुआ और अभी फ्लड्स भी आ गए। ये आटे दाल का भाव समझ आने की मजबूरी है कि पाकिस्तान इस तरह गिड़गिड़ा रहा है, वरना 3 युद्ध छोड़ी पाकिस्तान आतंकवाद से भारत पर न जाने कितने वार कर चुका है। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से भारत ने उसे युद्ध ही नहीं, आतंकी हमलों के बाद भी सबक सिखाया। हम तो हमेशा कहेंगे कि हमारे हाथ तो आपके साथ बढ़े हुए हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, शुरू में जब आए थे उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया था, जबकि वहाँ लैंड किया नवाज शरीफ के घर उन्होंने कुछ घंटे बिताए। तो इनिशिएटिव तो हमने लिया है। उसके बाद क्या हुआ, गलवान कितनी सारी गड़बड़ उन्होंने की। तो हम तैयार हैं, लेकिन हम आपको तभी मानेंगे कि आप सीरियस हैं जब आप उसके ऊपर कुछ काम करें, उसको दिखाएं। सिर्फ कहने से बात नहीं चलती। टेररिस्ट को कंट्रोल में करें, उनकी सारी चीजें वहीं से हो रही, जब तक कि उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा। उसके अलावा अगर आपको मदद चाहिए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आपको मदद करने तैयार है। भारत का रुख साफ है, गोली और बोली साथ साथ नहीं हो सकती, और गोली का जवाब भारत गोली से देना बखूबी जानता है। वहीं पाकिस्तान अपनी माली हालत के आगे भले ही मजबूर है, लेकिन कश्मीर राग अलापने से वो आज भी नहीं चूक रहा है। सेना और आतंकी आकाओं की जुबान बोलने वाले शहबाज शरीफ कश्मीरियों की चिंता कर रहे हैं, जबकि कश्मीर के उस पार पीओके में उनकी सरकार के खिलाफ विरोध की आग सुलग रही है। यानी जिनसे अपना घर नहीं संभल रहा, वो भारत के अंदरूनी मामले में अब भी टांग अड़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान भारत से किस मुंह से बात करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लश्कर-ए-तैयबा के जिस आतंकवादी को यूएनएससी ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है, उस पर 1-2 नहीं बल्कि भारत में दर्जनों हमले कराने का आरोप है। जम्मू कश्मीर में लश्कर के आतंकियों ने जितने हमले किए, उन हमलों के पीछे जिस शख्स का हाथ रहा है वो है लश्कर सरगना हाफिज सईद का बहनोई अब्दुल रहमान मक्की। मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने से भारत को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। लश्कर का आतंकी ग्लोबल टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की घोषित हुआ ग्लोबल आतंकी। कश्मीर में हुए आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड मक्की। हाफिज सईद का बहनोई है अब्दुल रहमान मक्की। अब्दुल रहमान मक्की यानी लश्कर-ए-तैयबा का सरगना यानी हाफिज सईद का बहनोई अब ग्लोबल टेररिस्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन ने लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी अब्दुल रहमान मक्की को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया है। हालांकि अब्दुल रहमान मक्की को अमेरिका पहले ही आतंकवादी घोषित कर चुका है। 75 साल का मक्की लश्कर-ए-तैयबा की कई बड़ी साजिशों का हिस्सा रहा है। भारत और अमेरिका दोनों ने मक्की को अपने अपने देश के कानूनों के तहत आतंकवादी घोषित कर रखा है। काफी समय से भारत चाह रहा था कि उनको आतंकवादी घोषित किया जाए, लेकिन बार बार चाइना जो था उसमें टेक्निकल हिचेस लगा देता था, किसी टेक्निकल रीजन से इसको रोक देता था।
अब आखिर में फाइनली ये भारत की एक जीत हुई। भारत की नहीं, मैं बल्कि समझता हूँ आतंकवाद के खिलाफ ये एक बड़ा कदम है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने बयान में कहा कि 16 जनवरी 2023 को सुरक्षा परिषद समिति ने ISIL यानी दाइश, अल-कायदा और उससे जुड़े आतंकियों से संबंधित प्रस्तावों के अनुसार आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्टों की लिस्ट में डाल दिया है। दूसरी बात ये कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बात सोचनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद भी और फिर उसके बाद ये अब्दुल रहमान मक्की और इस तरह के बहुत से आतंकवादी टेररिस्ट वहां पे मौजूद हैं इस समय। अब उनको पाकिस्तान को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, भारत को हैंड ओवर करना चाहिए, इसलिए कि अब्दुल रहमान मक्की बहुत समय से जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों को ट्रेन करना, फिर उसके बाद उनको इन्फिल्ट्रेट करना का काम कर रहा था। इसने ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कई 100 बल्कि 1000 से भी ज्यादा लोगों की हत्याओं में ये शामिल है। अब्दुल रहमान मक्की के बारे में मशहूर है कि वो न सिर्फ एक खूंखार आतंकी है, बल्कि मक्की खास तौर पर जम्मू और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे जुटाने, नए आतंकियों की भर्ती करने और आतंकी हमलों की साजिश रचने के लिए नौजवानों को कट्टरपंथी बनाने के मिशन पर काम कर रहा था। जितनी बड़ी प्लानिंग होती थी वहां पे या जितना बड़े मेजर ऑपरेशंस हुए थे, उनको ये मिनट टू मिनट गाइड भी करता था, उनको देखना, उनको फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना पाकिस्तान की सेना के साथ, ISI के साथ, और इसके बड़े क्लोज संबंध ISI की। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट भी था पाकिस्तान की सेना का। दूसरी बात ये भी है कि ये जो संगठन है लश्कर-ए-तैयबा, ये बहुत ही आतंकवादी, इसके बहुत घनिष्ठ संबंध अल-कायदा से हैं और ये इसकी फाउंडेशन और इसकी फंडिंग शुरू में अल-कायदा से ही आती थी। इस बार की कामयाबी इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि इस बार पाकिस्तान को अपना दोस्त कहने वाले चीन ने अपनी फितरत के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में जबरदस्त गच्चा दिया। आपको बता दें कि चीन पहले भी कई मौकों पर पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों के खिलाफ प्रस्तावों पर रोक लगाता रहा है। मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित कराने में भारत और अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई है। पिछले साल जून में चीन ने UNSC में वीटो के जरिए लश्कर आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचा लिया था। मक्की के खिलाफ भारत और अमेरिकी में ज्वाइंट प्रपोजल लाया गया था। हालांकि इस बार चीन ऐसा नहीं कर पाया। देखिए, ये मैं समझता हूँ एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है ये, क्योंकि बहुत समय से भारत यही चाहता था, लेकिन चीन यहाँ पर वो अपनी अड़ी करता था कि ये ग्लोबल टेररिस्ट ना माना जाए। लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि ये अभी चीन को भी अक्ल आ रही है थोड़ी सी कि टेररिज्म के साथ जो हाथ लगाते हैं, जो उनके साथ खेलते हैं, उन्हीं का नुकसान होता है। मैं समझता हूँ इसका दूसरा ये है, एक जो ग्लोबल टेररिस्ट हैं उनके एक तरफ से डेटरेंट भी है ये, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो इस प्रकार से ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किए जाते हैं तो वो कहीं जा नहीं सकते हैं बाहर। अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित करने वाली कमेटी ने उसे भारत में कई हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें 22 दिसंबर 2000 में लाल किले पर हुआ हमला भी शामिल है। लश्कर-ए-तैयबा के 6 आतंकियों ने लाल किले में घुसकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी। आतंकियों के इस हमले में सेना के 2 जवान समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। मक्की का नाम पहली बार भारत में तब सुना गया जब देश 26/11 जैसे खतरनाक हमलों से दहल गया था। मक्की इन हमलों का एक मास्टरमाइंड था। मक्की ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से मुंबई को दहलाने का पूरा प्लान तैयार किया था। जून में भी यूनाइटेड नेशंस में ऐसा प्रस्ताव लाया गया था। उस वक्त समरकंद चीन, पाकिस्तान और भारत के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। SCO समिट में पाकिस्तान आतंकवाद का रोना रो रहा था और खुद को आतंकवाद का पीड़ित बता रहा था। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान आतंकवाद पीड़ित नहीं, बल्कि आतंकवाद का प्रोड्यूसर है। पाकिस्तान आतंकवाद का एक्सपोर्टर है और चीन उसका गार्जियन। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस बड़ी जीत के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों बौखलाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणतंत्र दिवस के मौके पर पाक परस्त दहशतगर्द राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के नापाक इरादों का भांडाफोड़ कर दिया है।
दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके से 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ में कुछ अहम जानकारियां मिली हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली में टेरर का नया मॉड्यूल, आतंकी हमलों के फिराक में आईएसआई और आईएसआईएस। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट, राजधानी दिल्ली की भीड़ में गुम है आतंकी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 26 जनवरी से पहले बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। दोनों से ही पुलिस की पूछताछ का सिलसिला जारी है और जहांगीरपुरी से गिरफ्तार संदिग्धों ने कई बड़े खुलासे किए हैं। इस वक्त हम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मौजूद हैं और इसी मकान में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने रेड करके जो जगजीत सिंह है जो खालिस्तानी टेररिस्ट से जुड़ा हुआ है और नौशाद जो हरकत उल अंसार से जुड़ा हुआ है, उन दोनों को गिरफ्तार किया है। मकान मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूरन चंद है। पूरन जी, कितने महीने पहले उन्होंने किराए पर मकान लिया है आपका? ये मेरा मकान लिया उन्होंने 6-7 महीने पहले, ठीक है जी। उससे पहले ये कभी कौन सी गली में, कभी पीछे गली में, कभी सामने है। वो यहाँ पे 4-5 साल से है, रह रहे थे। अच्छा। हाँ, बाकी मेरे मकान में वो 6-7 महीने से। नहीं, 4-5 साल से आपने बताया जेल में बंद थे वो, कि छूट के आए? कि छूट के आए थे वो, तो जेल में बंद थे, हैं, छूट के आए थे। उसके बाद इस कोने वाले मकान में रहे हैं, वो पीछे रहे हैं, वो इस तरफ उनके लड़की का मकान है, वहाँ रहे हैं। ऐसे करके वो 4-5 साल से थे यहाँ पर। हाँ, जगजीत और नौशाद दोनों। जगदीश तो बाद में आया, ये तो इसको तो पहली बार ही देखा हमने। 6-7 महीने में पहली बार ही देखा उसको हमने। नौशाद यहाँ पे रह रहे 6-7 महीने। हाँ, तो देखिए, आप बकायदा जो मकान मालिक हैं पूरन, उनका कहना है कि नौशाद कई सालों से यहाँ पर रह रहा है। जगजीत सिंह ने अभी 6-7 महीने पहले इसको ज्वाइन किया, तो अपने आप में बड़ी नाकामी भी दिखाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली और पंजाब समेत देश के कई शहरों में बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। आईबी ने सोमवार को अलर्ट जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आईएसआईएस अलकायदा आतंकी हमला करवा सकता है। दिल्ली पुलिस को 4 और संदिग्धों के होने की आशंका है, जिसको लेकर उनकी तलाश में टीमें जुटी हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे इन संदिग्धों के आकाओं ने ड्रॉप डेड मेथड का इस्तेमाल कर हथियार पहुंचाए, साथ ही सिग्नल ऐप पर निर्देश दिए और गूगल मैप के जरिए हथियार से भरे बैग की लोकेशन भेजी, जहां से आरोपियों ने हथियार उठाए। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के इस नेटवर्क में करीब 8 लोग शामिल थे, जिनमें से 4 अभी भी भारत में ही मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की बातों पर यकीन किया जाए तो जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके पास से 3 पिस्तौल और 22 कारतूस मिले हैं। यहाँ तक कि इनके बारे में ये भी खुलासा हो गया है कि पाकिस्तान में इनका हैंडलर अर्श डल्ला नाम का कोई आतंकी है, जिसके इशारे पर ये लोग दिल्ली में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सुरक्षा एजेंसियों को इस संबंध में एक गोपनीय रिपोर्ट मिली है। देश में होने वाली G20 समिट पर भी इस्लामिक स्टेट और अलकायदा की साइबर विंग साइबर स्पेस पर काफी एक्टिव हो चुकी है और समिट के दौरान बड़े साइबर हमले करने की फिराक में है। 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली और पंजाब में RDX ब्लास्ट करवा सकती है। इतना ही नहीं, अलकायदा के आतंकी लोन वुल्फ अटैक की फिराक में हैं। प्लान के मुताबिक अगर 26 जनवरी पर आतंकी प्लान फेल हुआ तो G20 समिट पर बड़ी आतंकी स्ट्राइक दिल्ली में करने का प्लान है। पूछताछ में दोनों ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि दोनों ने सीमा पार अपने हैंडलर का भरोसा जीतने के लिए दिल्ली में एक शख्स की हत्या की और शव को ठिकाने लगा दिया। जहांगीरपुरी का ये वो फ्लैट है जिसमें स्पेशल सेल ने रेड की थी। जो मकान मालिक है उसका कहना है कि नौशाद वो इस फ्लैट में रहता था। दरअसल 6-7 महीने पहले 2 महिलाएं आई थीं मकान मालिक के पास। उन्होंने कमरा किराए पर मांगा था, जिसके बाद ये कमरा किराए पर दिया। यहीं पर स्पेशल सेल की टीम ने फ्लैट में रेड की थी और यहीं से जगजीत सिंह और नौशाद को हिरासत में लिया था। दोनों से लंबी पूछताछ हुई थी, जिसके बाद भलसवा इलाके का
जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल है उनको एड्रेस मिला था और वहां पर जब पुलिस टीम पहुंची तो खून के छींटे वहां पर पड़े हुए थे, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया था। एफएसएल की टीम ने जो ब्लड सैंपल है वहां से कलेक्ट किया, वहीं से हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुआ था। जहांगीरपुरी का फ्लैट फिलहाल यहां पर ताला लगा हुआ है। नौशाद की बीबी यहां रहती थी, लेकिन वो भी फिलहाल यहां से गायब है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली, पंजाब और देश के कई बड़े शहरों में आतंकी हमला हो सकता है, जिसके लिए आईएसआई ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों की मदद ली है। खुलासा है कि इस बार दिल्ली और पंजाब को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई, रोहिंग्या और 2 बांग्लादेशी संगठन अंसार उल बंगला और जमात उल मुजाहिदीन का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चल रहा है। इसी कड़ी में कश्मीर घाटी के बडगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने मंगलवार को श्रीनगर के पास बडगाम जिले में लश्कर-ए-तैयबा के 2 मिलिटेंट मार गिराए। थोड़ी देर हुई इस गोलीबारी में ये दोनों लश्कर-ए-तैयबा के मिलिटेंट मारे गए हैं। पुलिस का कहना है कि मारे गए आतंकियों से हथियार और गोली बारूद भी बरामद हुआ है। दरअसल 2 दिन पहले रविवार को बडगाम जिले में एक मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसमें ये दोनों लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी फंसे थे, लेकिन खराब मौसम और बर्फबारी के चलते वहां से वो भाग निकलने में कामयाब हो गए थे। लेकिन तब से ही उनकी तलाश सुरक्षा बलों और पुलिस को थी। बडगाम में मारे गए आतंकियों की पहचान अरबाज मीर और शाहिद शेख के रूप में हुई है, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले मारे गए दोनों आतंकवादी एक एनकाउंटर के दौरान भागने में कामयाब हो गए थे। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।